सुधा और ब्रिजेश सोनपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहते थे। ब्रिजेश गांव भर में घूम घूम कर लोगों के घर काम करके अपनी रोजी रोटी चलाता था, जिससे उसकी आमदनी कुछ खास नहीं होती थी। लेकिन अब पिछले कई दिनों से ब्रिजेश को कभी कभार ही काम मिल पाता था, जिससे उनके घर पैसों की और भी तंगी होने लगी। ऐसे ही एक रोज सुधा ब्रिजेश से, सुनिए जी, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है और मेरे पास जो थोड़ी बहुत बचत थी वो भी खत्म हो चुकी है। अब आप कहीं से पैसे ले आइए ताकि हम थोड़ा राशन ला सके। तुम तो जानती हो ना सुधा, आजकल काम मिलना कितना मुश्किल हो गया है। कभी कभार ही काम मिल पाता है अब तो बस। आप परेशान क्यों होते हो जी? बस ऐसा सोचिए कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, देखना एक दिन वो सब ठीक कर देगा। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो सुधा। अच्छा, मैं कुछ काम ढूंढने के लिए जाता हूँ। ब्रिजेश बाहर जा ही रहा होता है कि तभी एक बड़ी सी कार उनके दरवाजे के सामने आकर रुकती है, जिसमें से एक औरत हाथ में साल भर का बच्चा लिए अपने पति के साथ कार से उतरती है। कार की आवाज से सुधा भी बाहर आ जाती है। सुधा देखती है तो सामने उसकी बड़ी बहन निहारिका खड़ी होती है। निहारिका दीदी, आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? नहीं सुधा, कुछ भी ठीक नहीं है। दरअसल मुन्ने की तबीयत पिछले 1 महीने से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन सबका एक ही कहना है कि वंश को कुछ दिन के लिए गांव के खुले वातावरण और ताजी हवा में रखना होगा, तभी ये पूरी तरह ठीक हो पाएगा। हाँ सुधा, और हमारे सभी रिश्तेदारों में एक तुम ही हो जो गांव में रहती हो, इसीलिए हमें सीधा तुम्हारा ख्याल आया। अगर हम कुछ दिन मुन्ने के साथ यहीं पर रहें तो तुम्हें इससे कोई आपत्ति तो नहीं होगी ना? नहीं दीदी जीजा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। अरे ये भी तो आपका ही घर है। हाँ भाई साहब, जब तक मुन्ना पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक आप हमारे साथ ही रहिए। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना, सुधा और ब्रिजेश को हमारे आने से कोई परेशानी